हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण सवाल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 नंबर से लेकर 24 नंबर तक ऑलरेडी देख चुके थे। आज हम लोग 25 नंबर से फिजिक्स के महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं और ये ऑलरेडी बीपीएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी 38वीं से 66वीं तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन तमाम फिजिक्स के प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुँचा रहा हूँ और ये आज दूसरा वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 24 सवाल को ऑलरेडी देख चुके थे और इसका हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में न रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल 25 नंबर का है। 1 माइक्रोन बराबर है ए 1/10 मिलीमीटर, बी 1/100 मिलीमीटर, सी 1/1000 मिलीमीटर और डी 1/10,000 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, यानी 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ मिलीमीटर होता है, तो इसलिए 1/1000 मिलीमीटर हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर होगा ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका सूत्र होता है F-32/9 बराबर हम लोग C/5, यानी कि एक फॉर्मूला है F-32/9 बराबर CY5। तो C का मान यहाँ 40 दिया हुआ है, तो F-32 बराबर 40/5। तो इस प्रकार हम लोग काटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो F-32 बराबर 72, इसलिए F बराबर 72 + 32 बराबर 104। ये क्लियर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा ए। 27 नंबर में देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इसका सही आंसर होगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की जो विधि है उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, यानी किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी समय के ऊपर निर्भर करती है और डी तापक क्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। टी बराबर होता है 2π√L/g, यानी यहाँ पाई और जी नियतांक है। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का और डी भार और त्वरण का। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान और त्वरण का, यानी F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है ma होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। a बराबर v-u/t, बी नंबर में a बराबर u + vt और c बराबर a बराबर v + u/t और d बराबर a बराबर v + u/2। तो इसका सही आंसर है a बराबर v - u/t, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि v - u/t होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। ए विस्थापन, बी वेग, सी बल और डी आयतन। तो इसका सही आंसर होगा डी आयतन। इसका सही आंसर क्या होगा डी आयतन होगा। ठीक है, यानी सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतलाती है। विस्थापन, वेग, बल ये सदिश राशियां हैं। अदिश राशि वह है जो केवल परिमाण बतलाती है, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देखिएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के गुण अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान और डी बल। तो इसका सही आंसर होगा सी द्रव्यमान, यानी यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग m भी होगा। संवेग और वेग का अनुपात mv/v बराबर m। ठीक है, यानी द्रव्यमान होगा, v कैंसिल, m हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर
और 1000 मीटर, और डी 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻8 ग्राम के, बी 10⁻⁻9 ग्राम के, सी 10⁻⁻12 ग्राम के, और डी 10⁻⁻15 ग्राम के। तो इसका सही आंसर होगा 10⁻⁻12 ग्राम के। ठीक है, 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते हुए समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। सी लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। और डी लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, यानी इसको अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वायु में ध्वनि तरंग होती है, ए तिरछी, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, और डी ध्रुवीकृत। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी अनुदैर्ध्य। इसका क्या होगा? अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ए ऊर्ध्वपातन, बी आसवन, और सी क्रोमेटोग्राफी, डी आंशिक आसवन। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। नैप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन, इसको सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन कहते हैं। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत शक्ति की इकाई है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलॉम, और डी वाट। तो इसका सही आंसर होगा डी वाट। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि वाट बराबर यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ए रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, डी सी मैकेनिकल ऊर्जा, और डी मैग्नेटिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा मैकेनिकल ऊर्जा। ठीक है, यानी टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद 40 नंबर में देखिए 100 वाट का बिजली का बल्ब है और यदि वो 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी। तो कितना होगा? 0.1 इकाई, 1 इकाई, 10 इकाई, 100 इकाई। तो इसका सही आंसर होगा 1 इकाई। यानी कि यूनिट बराबर क्या होता है? वाट गुना घंटा। तो 100 गुना 10 तो 1000 वाट प्रति घंटा हुआ, जिसको हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ए जस्ता, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड, और डी मैग्नीज और डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा सी अमोनियम क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। यानी कि एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर देखिएगा, डायनेमो ये क्या करता है? ए विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? डायनेमो। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है।
जिससे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। यानी डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। विद्युत मोटर में ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि ये जनरेटर के अपोजिट काम करता है। जनरेटर में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्युत धारा निम्न में किस उपकरण से नापी जाती है। ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी वोल्टामीटर और डी पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी, एमीटर। यानी एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। ए वोल्ट मीटर, बी एमीटर, सी वोल्टामीटर और डी पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी, एमीटर। दोनों सेम क्वेश्चन है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या सही तरीका है। एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सी पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है और डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर होगा एक प्रिज्म की सहायता से इसे अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी 2000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी, 50 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। चूँकि फोकस दूरी बराबर होता है 1/d, यानी फोकस दूरी F बराबर 1/d, 1/, लेंस की क्षमता। तो 1/, लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5 मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। ठीक है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और डी आकाश। तो इसका सही आंसर होगा सी, उत्तर। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ए तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु को गर्म करके, सी परमाणु को उत्तेजित करके और डी अणुओं को दोलित करके। इसका सही आंसर होगा बी, तंतु को गर्म करके। यानी श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती। ये पराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट देखिएगा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। ए आपेक्षिकता, बी बोस आइंस्टीन संगठन, सी संहिता एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था और ये 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है। ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा और डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ए, यूरेनियम। इसका सही आंसर क्या होगा, ए, यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिक के रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी रसोई गैस से, डी ठोस को पिघलाने से। इसका सही आंसर होगा बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। ए टीन, बी सीसा, सी निकेल और डी टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर होगा टीन और शीशे की मिश्र धातु से। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ए तांबा, बी सीसा, सी पारा और डी जस्ता। तो इसका सही आंसर होगा सी, पारा। इसका सही आंसर क्या होगा, सी, पारा। यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रभावित न हो कुचालक कहे जाते हैं।
जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड एवं पारा ऊष्मा चालकता इसमें कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 WM के, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता लगभग 8.3 W प्रति M के होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण क्या है? ए उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो इसका सही आंसर होगा सी, शून्य पारगम्यता। और अति चालकता की खोज 1911 में डच भौतिक विज्ञानी कैम्बर लिओन्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, घटता है। यानी अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ होता है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर 10⁻² तथा 1 ओम के मध्य होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। बी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, सी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, डी लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। सी आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। डी आप कमरे को न तो गर्म कर सकते हैं न ठंडा कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, 60 नंबर में देखिएगा, दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ए आयाम, बी तरंग दैर्ध्य, सी आवृत्ति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, तरंग दैर्ध्य। इसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जब एक सरल आवर्त गति किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इस दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में कौन सी चीज़ नहीं बदलती है? वेग, गति, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक। तो इसका सही आंसर होगा सी, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। ठीक है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ए अवतल, बी उत्तल, सी साधारण और डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्तल। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल। यानी पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, सी 10 मील प्रति मिनट, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका सही आंसर होगा बी, 330 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, और डी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। इसका आंसर होगा सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। सी नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, और डी वायुमंडल दीर्घ तरंगों को लघु तरंगों की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर होता है बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है।
नेक्स्ट देखिए पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और डी -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका सही आंसर होगा बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो आप वही फॉर्मूला लगाइए, F-32/9 बराबर C/5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब और डी गुरुत्व। तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। यानी वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद, पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती हैं क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल को होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोली आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है जल की, वायु की, खून की, शहद की। तो इसका सही आंसर होगा डी शहद की। ठीक है, यानी जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक सियान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की सांद्रता पानी की तुलना में अधिक होती है। सांद्रता का क्रम इस तरह है, शहद, उसके बाद खून, उसके बाद जल, उसके बाद वायु। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती है। ये भूकंप से, बी सूर्य से, सी तारों से, डी चंद्रमा से। तो इसका सही आंसर होगा डी चंद्रमा से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा चंद्रमा से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान बदलेगा ना भार। तो इसका सही आंसर होगा बी, इसका भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सौर ऊर्जा निम्न में किससे प्राप्त होती है। ये चंद्रमा से, बी समुद्र से, सी सूर्य से और डी हवा से। तो इसका सही आंसर होगा सी सूर्य से। इसका सही आंसर क्या होगा सूर्य से। यानी सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिक के संलयन के परिणाम स्वरूप सूर्य में लगातार ऊर्जा की उत्पत्ति होती रहती है। पृथ्वी को लगभग 4.5 गुना 10⁻⁻8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिक के विखंडन द्वारा, बी नाभिक के संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। ए 10 जुलाई 1992, बी 19 अप्रैल 1975, ए सी है 1 नवंबर 1966, डी है 2 दिसंबर 1975। तो इसका सही आंसर होगा 19 अप्रैल 1975। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, बी गुरु पर, सी नेपच्यून पर, डी पृथ्वी पर। तो इसका सही आंसर होगा ए प्लूटो पर, लेकिन वर्तमान समय में प्लूटो कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, और इसमें प्लूटो पर यदि परिक्रमण काल लगभग देखिए 248 वर्ष के आसपास होता है, ये 248 पृथ्वी वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड और 3 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ये 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 4.2 सेकेंड, बी 4.8 सेकेंड, सी 8.5 यानी 8.5 मिनट। ठीक है, और डी 3.6 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। इसका सही आंसर क्या होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। इसका सी यहाँ माना गया है लेकिन एग्जैक्ट आप जानिए 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति और डी शनि। तो इसका सही आंसर होगा सी बृहस्पति। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ए नंबर बेसिक, बी सी और सी फास्ट और डी फोर्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा सी फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? लौ, मॉलिब्डेनम, चांदी, टंगस्टन। तो इसका सही आंसर होगा डी टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन धातु का प्रयोग फिलामेंट के रूप में होता है। उसके बाद निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक है के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी। तो इसका सही आंसर होगा जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर होगा सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? ए सौर ऊर्जा, बी ज्वारीय ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा और डी भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा ए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का सबसे बड़ा भंडार है, अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं। ठीक है, उसके बाद परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, आर्गन और रेडन। तो इसका सही आंसर होगा रेडन। ये सबसे भारी गैस होती है, इसलिए यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिजली की खपत का बिल मापन पर आधारित होता है, वाट, वोल्टेज, लोहा, एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा ए केवल एक यानी वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम और डी चांदी। तो इसका सही आंसर होगा बी यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम सबसे भारी धातु है, इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.08 होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनसेट 2A कब छोड़ा गया? 4 फरवरी 1975, बी 18 मई 1974, सी 10 जुलाई 1992 और डी 19 अप्रैल 1975। उसका सही आंसर होगा सी 10 जुलाई 1992, यानी इनसेट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। तो इस प्रकार आज हम लोग फिजिक्स के तमाम सवाल को देख लिए। ऑलरेडी ये 38वीं बीपीएससी से 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार वीडियो को देख लेना अति आवश्यक है, ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम में यानी 67वीं बीपीएससी में सीडीपीओ में बेहतर स्कोर कर पाए। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।